अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स का कोर्स कर रहे हैं और ये मैंने ली है टेक्स्ट बुक केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड की। ठीक है। और इसके हम सारे चैप्टर्स की 1 बाय 1 एक्सरसाइजेस जो है वो सॉल्व करेंगे। एसओलो बेस्ड चूंकि लर्निंग अब शुरू हो गई है, जिसमें आप लोगों ने जो है वो एसओलो बेस्ड पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। तो एसओलो बेस्ड का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है। यानी कि किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट किस काबिल होगा, वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो ये सारे एसओलोस लिखे हुए हैं। मेरे लेक्चर्स देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एसओलो बेस्ड का जो भी क्वेश्चन आज आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आज हम एक्सरसाइज इसकी 1.1 करेंगे और चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। मैट्रिसेस बेसिकली क्या है? मैट्रिसेस है एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसा टेबल जिसमें आपके पास डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई दी गई हों। जैसे आपने देखा होगा कि आपको जो स्केड्यूल मिलता है क्लासेस का, जो टाइम टेबल मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके देखें उसके अंदर क्या होता है, कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है। तो वो जो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई होती है आपकी क्लासेस की, आपके सब्जेक्ट्स की या रूम्स की, तो वो सब क्या है? वो एक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के प्लेड जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में बताया गया है कि 8 मैचेस दोनों के दरमियान में हुए, किसने कितने विन किए हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट यहाँ पर वैल्यू लिखी है कि पाकिस्तान ने कितने विन किए हैं, इंडिया ने कितने विन किए हैं, फिर कितने ड्रॉ हुए हैं वो मैचेस लिखे हैं, और कितने किसने लूज किए हैं वो मैचेस लिखे हैं। तो ये देखें, ये एक पूरा मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इस तरह के कॉलम्स और रो की शक्ल में जिस भी डेटा को हम लिखते हैं, हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है। इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसे मैथमेटिकली हम इस शक्ल में लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते हैं और इनकी वैल्यूज को इस तरीके से हम, जैसे इसी डेटा को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें कन्वर्ट किया है, तो देखें 8, 4, 1 और 3, ये वैल्यूज जो हैं वो ये पहली रो में लिखी 8, 4, 1, 3। इसी तरह से सेकंड रो इंडिया वाली वैल्यूज देखें 8, 3, 1, 4, तो 8, 3, 1, 4 ये वैल्यूज सेकंड रो में लिखी। ठीक है। इसको हम कहेंगे कि ये रो है, ये हम कहेंगे कि ये हमारी फर्स्ट रो है, और ये वाली हमारी फर्स्ट रो हो जाएगी और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? सेकंड रो हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से रोज हो जाएंगी। अब इस रो मैट्रिक्स को हम कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने ए का नाम दिया। किसी भी कैपिटल लेटर से आप किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल बी भी लिख सकते हैं, सी, डी, ई, एफ, जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप मैट्रिक्स को कोई सा भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह से मैट्रिसेस की देखें डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं, जैसे उसकी डायमेंशन के हिसाब से उसकी डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर इस वक्त मैट्रिक्स देखें, अब यहाँ पे इसमें इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2, 3, 6, 5 ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 3 ये एलिमेंट है। इसके सेकंड रो में कितने एलिमेंट? 6, 5। ठीक है। ये दो रोज हैं इसके अंदर और ये दो इसके अंदर कॉलम्स हैं। इसी तरह से इस शक्ल का भी हो सकता है मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि रोज तो दो ही हैं लेकिन क्या है, कॉलम्स की एंट्री ज्यादा हो गई। जैसे इससे पिछले वाले मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पर रोज तो दो ही थी क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का डेटा दिया हुआ था, तो रोज दो ही थी, लेकिन चार किस्म की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी हुई थी, तो चार कॉलम्स की फॉर्म में हमने उसको लिखा। ठीक है। तो डिफरेंट डायमेंशन हो सकती हैं किसी भी मैट्रिक्स की। इसी तरह से इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे 3 रोज हैं, 1, 2, 3, 3 रोज हैं और 3 यहाँ पर कॉलम्स हैं। इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पर मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन मैट्रिसेस के हर नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये एलिमेंट है। जैसे इस ए मैट्रिक्स को देखें, हम क्या कहेंगे कि इसके एलिमेंट क्या है? 2, 3, 6 एंड 5 ये क्या है? एलिमेंट्स हैं, या इन्हें एंट्रीज भी कहा जाता है, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है। रोज और कॉलम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से जो लिखा हुआ होता है वो रोज होते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि हमारे पास हमारे पास जो मैट्रिक्स हमारे पास आते हैं वो इस तरह से, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, वो है 1, इसकी वैल्यू है -1, ये है 2 और यहाँ पर है 5, ये इस तरह से। ठीक है। ये जो हमारे पास है ये वाली चीज इस तरह से यहाँ पर जो आ रहा है, इससे हम कहते हैं कि ये रो 1 है। ये वाला जो 2 और 5 है, ये हम कहते हैं कि रो 2 में है। ठीक है। रो आर में रो के लिए लिख रही हूँ, रो। ठीक है। और इस तरह से जो है वर्टिकल फॉर्म है, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में जो रोज होती हैं, और ये जो वर्टिकल फॉर्म में यानी कि इस तरीके इस डायरेक्शन में जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारी क्या है? ये कॉलम्स हैं। ये इसको मैं कह दूंगी कि ये C1 है और ये वाला कौन सा है? ये कॉलम 2 है। ठीक है। तो ये रोज हो गई और ये हमारे पास कॉलम्स हो गए। ठीक है।
तो ये 2 रोज और 2 कॉलम्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के आ गए। इसी तरह से अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये इसकी रोज हैं सारी, ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये और ये 3 रोज हैं हमारे पास इसकी, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, ये इसके कॉलम्स हो गए। इस तरीके से अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, कॉलम्स हो जाएंगे। ये कॉलम होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम और रोज हो गई किसी भी मैट्रिक्स की। तो किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम्स और रोज जो है वो हमारे पास इस तरीके से लिखी जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास जो है वो इसमें और क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। डायमेंशंस हम देखेंगे इसमें, इस चैप्टर के अंदर के इस फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें हम देखेंगे कि डायमेंशन क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। तो डायमेंशन हम किस तरह से देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि आपने एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताना होता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में कैसे बताएंगे, जैसे आप जब टाइल्स खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमें टाइल कौन सी चाहिए, आप कहते हैं कि हमें 1 बाय 1 की टाइल चाहिए, इस तरह से हम लिखते हैं ना। हम कहते हैं कि हमें 1 बाय 1 की टाइल चाहिए, या हमें 2 बाय 2 की टाइल चाहिए, या हमें 2 बाय 4 की टाइल चाहिए, इस तरह से इनके हम उसकी टाइल्स की डायमेंशन बताते हैं, लेंथ और विड्थ के बारे में बता रहे होते हैं किसी भी टाइल की, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट की भी डायमेंशन होती हैं। किस तरह से डायमेंशन होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं इसकी जगह पर। यहाँ पर लिखते हैं हम रो को और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉलम को, ठीक है। रोज को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, रोज को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल एन से। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो m बाय n से शो किया जाता है। m बाय n डजंट मीन कि हम इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसके ऑर्डर को शो करेगा, इसके डायमेंशन को शो करेगा एक मैट्रिक्स की। जैसे इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 रोज है यहाँ पर। तो मैं m की जगह लिख दूंगी 3 और यहाँ पर लगाऊंगी मल्टीप्लाई का साइन। कितने कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, 2 कॉलम्स है, तो मैं लिखूंगी 3/2, यानी कि मैं कहूंगी कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन क्या है, 3/2 है, या इसका ऑर्डर क्या है, ये 3/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये एक मैट्रिक्स की क्या है, ऑर्डर है या उसकी डायमेंशन है, ठीक है। ऑर्डर भी कह सकते हैं, डायमेंशन भी कह सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या बताया है। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले इक्वल मैट्रिसेस का भी देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और उसमें हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है -2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स ये है। और हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, 1 है, यहाँ पर है 4 - 2, यहाँ पर है 6 - 1 और यहाँ पर है -2, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप देखें, अगर मैं इस मैट्रिक्स बी को सिंप्लीफाई कर लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 1 अपनी जगह पे आएगा, 6 - 1 से आएगा 5, 4 - 2 से आएगा 2, -2 से आ जाएगा -2, ठीक है। तो अब आप देखें ए और बी मैट्रिक्स को अगर आप देखें, इसकी ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इसके सेम है। देखिए, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ठीक है। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसी में भी सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रो में एलिमेंट्स कौन कौन से, 1 है फिर 2 है, इसी सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी फर्स्ट रो में एलिमेंट्स किस ऑर्डर में है, 1 है फिर 2 है। तो यह चेक हमारा एक हो गया। अब सेकंड रो को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, सेकंड एलिमेंट -2 है, इसका भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 है और सेकंड एलिमेंट -2 है। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी मैट्रिसेस आर इक्वल। चाहे इनको देखने में अलग नजर आ रहे थे, लेकिन जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये एक जैसे हो गए, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि हम ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो गए हैं। और किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे मैट्रिक्स ए को मैं लिख लेती हूँ, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स मैंने लिखे थे 1 2 5 और -2, इसकी अपनी एक पोजीशन है। जैसे 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 कहाँ पर है, 1 फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, लेट सपोज मैं इन एलिमेंट्स को ए से शो कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि ये जो है ए है, क्या पोजीशन है इसकी,
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम A11, हम इसे पढ़ते हैं A11, यानी कि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है वो कौन सी पोजीशन होती है, A11 पोजीशन है। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये किस पोजीशन पे है, ए लिखते हैं हम। ए में इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई सा भी नंबर हो सकता है। इस वक्त मैंने 1 2 5 और -2 लिखा है, कोई से भी नंबर हो सकता है, तो मैंने जनरली उसको ए का नाम दे दिया उस कांस्टेंट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उनकी पोजीशंस बता रही हूँ। अब ये किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट रो में है। ठीक है, फर्स्ट रो तो पहले रो लिखते हैं पोजीशन में, डायमेंशन जिस तरह से लिखते हैं हम, तो पहले रो लिखते हैं और सेकंड कॉलम में है ये। ठीक है, ये 2 जो है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ये सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम ये वाला है, तो हम लिखेंगे A12 पोजीशन है ये। ठीक है, सिमिलरली 5 की पोजीशन को देखें। 5 कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, ए से हमें ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि 5 की जगह कोई से भी नंबर हो सकते हैं, तो मैंने जनरली ए लिख दिया। 5 जो है वो फाइव जो है वो सेकंड रो में है, पहले रो लिखते हैं हम, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ये फर्स्ट कॉलम है इसका, तो 2 1। ठीक है, इसी तरह ये -2 जो है ये कहाँ पर है, ये सेकंड रो में है, पहले रो लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे A2 और किस में है, सेकंड कॉलम में है, तो A22 इसकी पोजीशन होगी। तो इस तरह से हम इनकी पोजीशंस भी देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस पोजीशन पे है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं इससे। एक्सरसाइज देखते हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। अच्छा, इसमें देखें, जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि इसमें शुरू के जो क्वेश्चन हैं सॉल्व करने वाले नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आ सकता। जो फर्स्ट शुरू के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पता कैसे चलता है हमें, कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, यानी कि डायमेंशन हमारे पास जो होता है, डायमेंशन जो होता है वो क्या है, वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं, यानी कि आपके पास जो डायमेंशन है इस तरह से, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इनके m और n इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर के लेंथ और विड्थ जो है वो एक ही जैसी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर लेंथ और विड्थ यानी कि रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो फिर क्या कहेंगे कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल जरूरी नहीं कि ऐसे हो, जब भी ये कंडीशन होगी कि m इज नॉट इक्वल टू n, तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि उसकी किस तरह की शेप बन रही है, शक्ल, जैसे इस वक्त तो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर एक रो है तो ये क्या है, ये देखें ये रेक्टेंगुलर ही बन रहा है। सही है, तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशंस को देखते हैं। अब ये फर्स्ट ए मैट्रिक्स को देखें, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, क्योंकि इसकी मैं यहाँ पर डायमेंशंस लिखती रहती हूँ 2 बाय 2, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, ये 2 रोज 2 कॉलम्स। बी को देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, बी को देखें, कितनी कॉलम रोज हैं, 2 रोज, और कॉलम्स कितनी है, 1 2 3। देखने से भी नजर आ रहा है लेकिन आपने डायमेंशन लिखकर बताना होगा। ठीक है, 2 बाय 3, तो हम कहेंगे कि सिंस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द बी मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से सी मैट्रिक्स को देखें, कितनी रोज हैं, 1 2 3, देयर आर 3 रोज, और कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो हम 3 बाय 3 कहेंगे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। 4 को देखें, 4 में एक ही एलिमेंट यानी कि एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 बाय 1, तो क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल। ई को देखें, ई में एक रो है, देखें हॉरिजॉन्टल जो है एक ही है, 1 बाय 2 कॉलम्स हैं, 1 ये और सेकंड ये, तो 2 कॉलम्स, तो ये कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ई को देखते हैं, ई में कितनी है, 2 रोज हैं, देखें 1 2, 2 रोज एंड कितने कॉलम, 1 कॉलम, ये कॉलम है, तो 2 बाय 1, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, वैसे तो देखने से भी नजर आ जाता है लेकिन आपने इसके डायमेंशंस देखनी है। सही है, जूनियर क्लासेस में जरूरी है कि आप इसके डायमेंशन बताएं। अब क्या है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस का मतलब ये जो ऑर्डर लिखा है, ये यहाँ पर आपने जनरली सिर्फ बताना है, यहाँ पर आपने ऑर्डर लिखना है आपने। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये 2 बाय 3 का ऑर्डर है, तो 2 बाय 3 लिखेंगे इसमें। ठीक है, ये किसका है, ये 1 बाय 1 का ऑर्डर है, यानी कि 1 रो 1 कॉलम है। सी में क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो हम 2 बाय 3 लिखेंगे। एफ मैट्रिक्स क्या है, इसके 3 रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, इस तरह से काउंट करेंगे 1 2, ये 2 कॉलम्स हैं इसमें। ई मैट्रिक्स को देखें, इसमें 1 रो है
एंड देयर आर 2 कॉलम्स, तो 1/2 हो जाएगा। डी मैट्रिक्स को देखें यहाँ पर 1 2 3, देयर आर 3 रोज एंड 1 2 3 देयर आर 3 कॉलम्स। ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपने एलिमेंट्स बताने हैं। इन्होंने एलिमेंट्स का बताया कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपने बताने हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें, एक्सरसाइज पूरी शो कर लेते हैं ये, ठीक है, ताकि हमें बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने क्या बताना है, आपने इसकी एलिमेंट्स बताने हैं। जैसे यहाँ पर A12 के बारे में बताना है। A12 का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने क्या बताया था, A12 मीन्स कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यानी कि एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, हमने ये देखना है। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो ए मैट्रिक्स में से देखना है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये इस तरह से फर्स्ट रो ये एंड सेकंड कॉलम ये, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या था, 2। ठीक है, तो हम लेंगे 2, तो A12 की जगह क्या आ जाएगा, A12 हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से सेकंड को देखें। सेकंड एलिमेंट, सेकंड में कौन किस एलिमेंट को फाइंड आउट करने को कहा है, A23। A23 मींस कि द एलिमेंट इन द सेकंड रो, तो सेकंड रो को सेलेक्ट कर लें, सेकंड एलिमेंट इन द सेकंड रो। ठीक है, एंड द थर्ड कॉलम, ये वाला द थर्ड कॉलम, तो कौन सा हो गया, ये एलिमेंट आ रहा है। तो ये कौन सा है, ये क्लियरली यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 3 वाले में है 0, 5 सॉरी, ये 5 है। थर्ड कॉलम है, थर्ड, हाँ थर्ड कॉलम, और ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ 0 है ये 5 है नीचे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाले में क्या कहा है, इसको रेस करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वाले में क्या पूछा है, A32 मीन्स के थर्ड रो, ठीक है, आप मार्क करें इस तरह से, थर्ड रो एंड द सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है। तो कौन सा आ रहा है, ये वाला एलिमेंट है जो कम इनका इसका इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो 1 हमारे पास वो एलिमेंट है, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम ये लाइंस ड्रॉ किए बगैर करेंगे। ठीक है, अब आपने लाइंस ड्रॉ किए बगैर करना है, डायरेक्ट बताना है। क्या बनेगा हमारे पास, ए क्या है ये, A43। ठीक है, A43 में क्या बनता है, हाँ A43 है ये। A43 में देखते हैं, A43 में क्या है, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम। सो फोर्थ रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं A33 कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर लिखते हैं A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इज दिस 1। सही है, एंड द लास्ट वन इज, लास्ट भी A33 है, लास्ट भी A33 है। अच्छा, ये वाला A13 है, ये वाला A13 है। ठीक है, ये वाला A33 ये वाला है, ये वाला हमने कर लिया। A13 देखते हैं, A13 मुझे A33 नजर आ रहा था ये। A13 क्या है, A13 है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज 2। ठीक है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इज फर्स्ट, ये देखें यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कौन सा होगा, -4, सेकंड कॉलम नहीं थर्ड कॉलम में 3 है ये। ठीक है, तो ये हो गया -4, तो ये सारे हमारे पास इसके एलिमेंट्स आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 5 में ये कहते हैं कि लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिए कुछ अननोन भी हैं, जैसे फर्स्ट रो में 2 और -3 है, लेकिन सेकंड रो में U और क्या है, O है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है V-3 5 एंड W। सही है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ U V एंड W आर A एंड B इक्वल। सही है, तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये 0 है, फिर ये U और V और W अगर ये हैं तो ये 0 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किस तरह से, हम इन्होंने कंडीशन दी है कि इफ A एंड B आर इक्वल, यानी कि अगर A और B मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से, हम इस इक्वल की वजह से क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किस तरह से बनेगी, यहाँ पर लिखते हैं कि ये मैट्रिक्स, यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन इसका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इन्होंने कहा है कि ये इक्वल है, ये गिवन है।
ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स में क्या है, 2 है, -3 है, यू है और 0 है। ठीक है, इसी तरह से बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स की जगह बी की वैल्यू लिखते हैं, V5 -3 एंड W। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने U, V एंड W, तीन वैल्यूज हैं, ये फाइंड आउट करनी है। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, या इनके 2 जो है V के इक्वल होगा, -3 जो है वो -3 के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। 4 जो है U जो है वो 5 के इक्वल होगा, 0 जो है वो W के इक्वल होगा। ठीक है, इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, 2 इज इक्वल टू V है, तो हम यहाँ पे लिख दें, आप लोगों ने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखते हैं, आप लिखेंगे कि सिंस A एंड B आर इक्वल, this implies this implies its corresponding elements are equal। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से हम बनाते हैं, पहले वाले को पहले के साथ टैली करें, यानी कि 2 इज इक्वल टू वी हो जाएगा, या आप इसे v इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, तो देखें v की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं, -3 इज इक्वल टू -3 है, बिल्कुल ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस तरह से ये वाला एलिमेंट देखें, u इज इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे u इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर दें, जो जो आंसर आपके आते जा रहे हैं उनको हाईलाइट करते जाएं। 0 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि w इज इक्वल टू 0। तो ये हमने तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी और ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इस तरीके से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में भी बिल्कुल ऐसे ही हमें दो इक्वल मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। 6 यहाँ पर जो अननोन है इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी 4 अननोन है जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब है कि इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, तो इसके ऑल करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। ठीक है, तो ऑल करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगी, हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज कि x+3 इज इक्वल टू 0। देखें, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट की इक्वल होगा। सही है, इक्वेशंस बनती जाएंगी, आप इक्वेशंस बनाते जाएं और इससे डायरेक्ट आप आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इससे देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, डायरेक्ट साथ साथ निकालते रहें, 0। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एलिमेंट को टैली करते हैं, z+4 इज इक्वल टू 6 होगा। क्या होगा हमारे पास, z+4 इज इक्वल टू 6। मैं z के दरमियान में लाइन लगा रही हूँ ताकि z और 2 में कंफ्यूजन ना हो। आप जैसा चाहे लिखना चाहते हैं वो लिखें। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू 6 - 4, तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, z की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, साथ साथ देखें वैल्यूज आती रहेंगी। सही है, इस तरह से हम एंड लिख के इसको थोड़ा सा अलग करते हैं इससे। इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, अब ये वाली वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल होगी। ठीक है, थर्ड एलिमेंट की इक्वल होगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है ना, तो थर्ड एलिमेंट को लेते हैं, क्या है, 2y - 7 इज इक्वल टू 2y - 2। ठीक है, सारे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम इक्वल कर रहे हैं, तो 2y - 7 इज इक्वल टू 2y - 2 है, तो 2y जो है 3y है, सॉरी यहाँ पे इसको ठीक कर लेते हैं, ये 3y है, 3y। ठीक है, तो 2y - 3y, आप इसको उधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएं, एक ही बात है, -2 अपनी जगह पे रह जाएगा, -7 उधर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी -y इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज के y इज इक्वल टू हो गया है 5, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। इसी तरह से अब नेक्स्ट को देखते हैं, -6 के इक्वल है। ठीक है, इसमें कोई अननोन नहीं आ रहा जिसे हमें फाइंड आउट करना है। इस एलिमेंट को देखते हैं, a-1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि a-1 इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज कि a इज इक्वल टू -3 + 1। दिस इम्प्लाइज कि a इज इक्वल टू -2। ये a की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, अब हम ये वाली लेते हैं 0 और ये 2c + 2।
यानी कि हम कहेंगे कि 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू, इस 2 को वहां ले जाएं, यहाँ ऐड हो रहा है तो वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोथ साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 की वैल्यू, या 2 को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर दें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो -2/2 से आ जाएगा -1, -2/2 से आ जाएगा -1। सी की वैल्यू -1 आ गई। साथ साथ आप वैल्यूज को हाईलाइट करते रहा करें, ठीक है, ताकि जो है वो चेक करने वाले को आसानी से आपका सोल्यूशन समझ में आए। ठीक है, इसी तरह से अब हम बाकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। b माइनस सी जो है वो इक्वल होगा किसके, 2b प्लस 4 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू 2b प्लस 4 एंड b माइनस 2b इज इक्वल टू 4। b माइनस 3 है, मैंने c लिख दिया है, b माइनस 3 है ये। ठीक है, b माइनस 3, तो ये 3 वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3। तो यहाँ माइनस बी इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, ये b की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। आप देखिए मेरे पास किसकी वैल्यूज आ गई हैं, मेरे पास x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, y की, c की, a की और b की वैल्यू आ गई। अब क्या रह गया है, अब सारे वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। -21 की इक्वल है 0, 0 की इक्वल है। तो ये सारे कांस्टेंट इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करते हुए हमें दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पर एक के अंदर ही दो दो अननोन दिए हुए हैं, तो इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल कर लेते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। वहां पर चूंकि एक ही अननोन आ रहा था तो मैंने इक्वेशन को साथ साथ सॉल्व कर लिया, ये साथ साथ सॉल्व नहीं होगी, हम इसको नाम देते रहेंगे। बस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट लेते हैं। सेकेंड एलिमेंट है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। सेकेंड एलिमेंट की इक्वल होगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। थर्ड एलिमेंट को लेते हैं, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। एंड द फोर्थ इक्वेशन विल बी 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कुछ इक्वेशंस। अब इनमें से आपने अब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। सही है, अच्छा एक तरीका ये है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इक्वेशन 1 और यानी कि इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो हम वैल्यूज निकालते हैं, आप उस तरीके से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो यहाँ पे b भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर आपके पास क्या आ जाएगा, a और c आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि आपके पास इन सारे अननोन की वैल्यूज जो है वो आ जाए। ठीक है, अच्छा इसे भी नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि इसमें से ये b एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखें कोई भी ऐसी दो इक्वेशंस नहीं है जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास किसी एक एलिमेंट की वैल्यू आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें से b एलिमिनेट हो जाएगा, a और c रह जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो d एलिमिनेट हो जाएगा, a और c रह जाएगा। तो अब इन दोनों फिर इक्वेशंस में ए और सी जब रह जाएगा तो फिर हम ए या सी की दोनों में से किसी एक की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ। सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बी को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ, बी एक जैसा है ना यहाँ पे, तो इनके साइन चूंकि सेम है तो सेम साइन अगर होते हैं किसी एलिमेंट के और आपने उसे एलिमिनेट करना होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पर इन दोनों, इससे डी को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ मैं, तो क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में डी सेम है, ए और सी तो डिफरेंट है ना, ये तो कैंसिल ही नहीं हो सकते। डी सेम है, एक पॉजिटिव साइन के साथ है, एक नेगेटिव साइन के साथ है, तो अगर दोनों ऑपोजिट साइन के साथ हो तो फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है, तब वो एलिमिनेट होता है। ठीक है, सेम साइन के साथ हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों माइनस होता तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखनी है बात, सेम साइन के साथ है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइन के साथ है तो ऐड करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, इस तरह से लिखेंगे, हम इन दो को कर रहे हैं, हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सही है, तो आप 1 फ्रॉम 2 कर दें, 2 फ्रॉम 1 कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे मर्जी लिखना चाहें। तो आप लिखें इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब मैंने इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख दिया, इसका मतलब कि 2 को मैं ऊपर लिखूंगी, b प्लस 2c फ्रॉम जिसके साथ होगा वो ऊपर आएगा, इज इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, ठीक है, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, 2 इक्वेशन को लिख दिया। और इक्वेशन 1 को जब मैं लिखूंगी तो इक्वेशन 1 ये रही, ये है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो a प्लस बी
इज इक्वल टू -1। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना, ए चूंकि इसमें नहीं था तो मैंने इसको साइड पर लिख दिया है। सब्ट्रैक्ट जब हम दो इक्वेशंस को करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ आ जाएगा -a, यहाँ आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +2c इज इक्वल टू 4 + 1 से आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन 5। 4 तो मैंने यहाँ तक दे दिए थे ना नाम, अब इससे आगे मैं नाम दूंगी इक्वेशन 5 का। ठीक है, अब इक्वेशन 5 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि फर्दर अब ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूंगी और इक्वेशन 3 और 4 में से मैं डी को एलिमिनेट कर दूंगी तो मेरे पास ए और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। ए और सी की वैल्यूज किस तरह से आएंगी, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं इसको भी। मैंने क्या कहा था कि अगर साइन सेम हो, ऑपोजिट हो, तो हम इन्हें ऐड करते हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगी। ठीक है, दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी कि मैं कहूंगी कि एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इक्वेशन 3 लिखते हैं यहाँ पर आ जाएगा 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2a, यहाँ पर चूंकि नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि लाइक ऑपोजिट साइन के साथ ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा +2c और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को देखें, इन दोनों में a और c है। ठीक है, तो इसमें से ये एक टर्म देखिए एक जैसी है 2c एंड 2c, तो इन दोनों और सेम साइन के साथ है तो मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि सब्ट्रैक्टिंग, बस सिर्फ ये एक वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक अननोन की, तो बाकियों की वैल्यूज निकालना फिर आसान है। ठीक है, मैं कहूंगी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी मर्जी, जिसको जिससे मर्जी सब्ट्रैक्ट कर लें। मैं लिख दूंगी कि इक्वेशन 6 या फिर लिख दें इक्वेशन 5 फ्रॉम 6। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 5 को पहले लिखूंगी ऊपर, तो 5 मेरे पास आ जाएगी -a और +2c और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 5। नीचे 6 को लिख दें तो मैं लिखूंगी 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, तो मेरे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगी वैल्यू और यह वहाँ पर आ जाएगा -3a इज इक्वल टू -3 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई है, एक की वैल्यू आ गई, अब बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करना आसान है। इस a की वैल्यू 1 जो 1 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1 या सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, a प्लस डी इज इक्वल टू -1 है, तो मैं कहूंगी कि a की वैल्यू 1 है चूंकि, तो a प्लस डी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये b है सॉरी, a प्लस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ पे b लिखते हैं, a प्लस बी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 वहां जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 से आ जाएगा -2, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब a और b की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, अब b की वैल्यू इसमें पुट कर दें। ठीक है, इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर लिखते हैं हम b प्लस 2c, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 है और b की वैल्यू मुझे क्या लगानी है, -1, तो b की वैल्यू -1 में इसमें लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 4। 2c इज इक्वल टू -1 को यहाँ लेकर आ जाए तो 4 + 1 से हो जाएगा 5, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी c की वैल्यू। b की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू -2 एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, b की वैल्यू है -2। ठीक है, b की वैल्यू -2 है, तो हम b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, -2 इज इक्वल टू -2 + 2c इज इक्वल टू 4, ये 2 ये इधर इधर आ जाएगा, तो ये 2c इज इक्वल टू, ये -2 से +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 से आ जाएगा 6 और c की वैल्यू आ जाएगी 3, 6/2 से। ठीक है, अब c की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि हम किस में पुट कर सकते हैं c की वैल्यू, कहाँ पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू अब यहाँ पुट कर दें तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी, क्या है 2c + d इज इक्वल टू 8, तो 2c + d इज इक्वल टू 8 करते हैं, 2c + d इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि इक्वेशन 4, पुटिंग इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 है, आई थिंक 3 में पुट कर रहे हैं हम, यस इट इज इक्वेशन 3, तो हम इक्वेशन 3 लिखेंगे यहाँ पे।
4 की बजाय। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। 3 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2c, c की जगह वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू है 3, d इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 6। तो d इज इक्वल टू 8 माइनस 6, ये 6 उधर चला जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब ये ए बी सी डी की जो वैल्यूज आई हैं, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आप अपना सोल्यूशन चेक करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास वैल्यूज आई हैं ए बी सी डी की, आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, आप देखेंगे कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक सोल्यूशन किया है। तो ये हमारे पास होगी एक्सरसाइज 1.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसमें ये स्पेशली जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि